कक्षा 10 की गणित के सॉल्व पेपर हल कर रहे थे 2022 वाला। और यहाँ पे हमने सेट नंबर 4 शुरू कर दिया था और इसमें 5 क्वेश्चन ख़त्म हो गए थे। छठवां क्वेश्चन हमको हल करना था और प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन में क्या दिखाई दे रहा है कि के का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए दोनों समीकरण जो है, एक द्विघात समीकरण दिया है, दूसरा दो घात समीकरण दिया है कि दोनों के मूल वास्तविक होंगे। एक नज़र में देखने पर ऐसा लगता है दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म का है, लेकिन यहाँ पे ये द्विघात समीकरण का है और दोनों ही द्विघात समीकरण दिए गए हैं, दोनों के मूल वास्तविक दिए गए हैं, हल करने हैं। तो इसको कैसे किया जाएगा तो थोड़ा सा लिख करके आपको दिखाते हैं तो समझ में आएगा। तो हमने समीकरण तो लिख लिया है। अब यहाँ पे कह रहे थे दोनों के मूल वास्तविक होंगे, ठीक है। यदि यहाँ पे ऐसे ही लिखेंगे दोनों समीकरणों के मूल वास्तविक हैं, तब होगा क्या कि जो हमारे डी की वैल्यू होती हैं, ठीक है, डी की वैल्यू यानी कि डी बन गया b² माइनस 4ac, ये जो वैल्यू होती है ये अगर 0 से बराबर या 0 से बड़ी हो जाए तो दोनों स्थितियों में हमारा जो होते हैं कि मूल क्या होते हैं, वास्तविक हो जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पे केवल बराबर लेकर के काम चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। वास्तविक हो लेने के लिए b² माइनस 4ac बराबर 0 कर लेते हैं, इतना काम हो जाएगा, ठीक। तो समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए समीकरण 1 क्या है, x² है प्लस kx है प्लस 64 है बराबर 0 है। a बराबर तो 1 है, b बराबर क्या है, k दिखाई दे रहा है और c बराबर आपको 64 दिखाई दे रहा है। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, b² माइनस 4ac बराबर 0 करेंगे तो हमको k² माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी माइनस 64 बराबर 0 मिल जाएगा। तो k² बराबर यहाँ पे 4 चौके 16, 6 से लगे 1, 4 6 24 से 25, 256 मिल रहा है। k² बराबर 256 को उधर भेज दिया हमने, 256 को, तो k बराबर क्या हो गया, √256 हो गया। और 16 में 256 होता है, 256 का वर्गमूल 16 होता है, तो k बराबर हमको 16 मिल गया यहाँ पे, ठीक है, 16 मिल गया। अभी यहाँ पे समीकरण 2 के लिए हल करना होगा। समीकरण 2 के लिए तो x² माइनस 8x और प्लस k बराबर 0 है, तो इसके a बराबर 1 है और इसके b बराबर -8 है और c बराबर क्या है, k है। तो हम वही b² माइनस 4ac बराबर 0 कर देंगे। तो b की जगह पे -8 है, इसका स्क्वायर कर देते हैं, माइनस 4 इंटू a मतलब 1, c मतलब k बराबर 0 हो जाएगा। 8 हटाएँ 64 हो जाएगा, माइनस 4k बराबर 0, 64 को उधर भेज देते हैं, माइनस 4k बराबर माइनस 64 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 16 चौके 64 होता है, तो k बराबर क्या मिल जा रहा है, 16 मिल जा रहा है। यहाँ पे लिखेंगे अतः k बराबर 16 पर दोनों समीकरणों के मूल वास्तविक हैं, ऐसा हो जाएगा। ओके, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न यहीं पे समाप्त हुआ और आप लोग लाइक वाइक कर दीजिए। और याद रहे जब भी गणित के क्वेश्चन करें तो ऐसे ही कर लेना है बस, और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन लेकर के भी आप सही से ज़्यादा उत्तर नहीं लिख पाएंगे। लेकिन भाई क्वेश्चन तो लिख करके ही आना है, आपको छोड़ना नहीं है। आधा अधूरा भी लिख देंगे तब पर भी नंबर मिलते ही हैं, आप छोड़ दोगे तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे, तब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लिखना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपने अच्छा खासा थोड़ा सा बिल्डअप बना दिया शुरू में तो आपको नंबर मिल जाता है, टेंशन लेने की बात नहीं होती है। लेकिन अगर टेंशन लेकर लिखा ही नहीं तब दिक्कत हो जाएगी। अब खा नंबर क्वेश्चन देखो।
कह रहे हैं कि पानी की सतह से 14 मीटर ऊंच पर एक जहाज के डेक से पर खड़े व्यक्ति का एक पहाड़ी की चोटी से उन्नयन कोण पहाड़ी की चोटी से उन्नयन कोण 60 और पहाड़ी के आधार से अवनमन कोण ओके अवनमन कोण 30 अंश है। पहाड़ी की ऊंचाई तथा उसकी जहाज से दूरी याद करनी है। तो मतलब कुल मिला के बात इतनी है कि ये तो हिस्सा हो गया पहाड़ी का, ये जल की सतह हो गई, ये जल की सतह है, ये हमने पहाड़ी बना दी मान लीजिए, और ये जहाज हो गया और ये जहाज का डेक, यहाँ पे व्यक्ति है। अगर यहाँ से ये देखता है तो उन्नयन कोण कितना हो रहा है भैया, यहाँ से, और यार 60 अंश तो बन ही नहीं रहा है, और ये अवनमन कोण कितना है 30 अंश है, ये उन्नयन कोण 60 अंश है, मान लेते हैं, ज़ूम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ये जहाज की ऊंचाई जो है वो 14 मीटर इन्होंने कही है, 14 मीटर हमने रख लिया। तो इतना सब कुछ हो गया। तो चित्र बनाते हैं, इसका नाम हम यहाँ पे ए बी रखते हैं, इसका नाम यहाँ पे हम सी टी रखते हैं, और ये बीच में जो एक बिंदु मिल जाता है इसका नाम हम ई रख देते हैं। ठीक है, अच्छा तरीके चल रहा है। तो जहाज पर खड़े व्यक्ति की समुद्र तल से ऊंचाई आपको ये ए बी बराबर मिल जाएगा 14 मीटर। गुड। और यहाँ से यहाँ तक वाला हमको x मानना था, माना पहाड़ी से जहाज की दूरी ये जो है db, bd ये बराबर है ae के बराबर x मीटर। पहाड़ी की ऊंचाई ठीक है। तो पहाड़ी की ऊंचाई को हम क्या मान लेंगे, ये पूरा हमारा CD होगा जो कि है CE प्लस ED। ओके, माना ये जो CE है उसको हम मानेंगे CE बराबर H मीटर, और इसको हमने H मान लिया। ये वाला हिस्सा 14 रहेगा, इसके बराबर यहाँ पे 14 मीटर रहेगा। और AB बराबर ED बराबर 14 मीटर, और कोण CAE बराबर 60 अंश, कोण DAE बराबर 30 अंश। ओके, यहाँ वाला कोण हम बना लेते हैं 30 अंश। ठीक, कोण ADB बराबर कोण DAE जो ऊपर वाला कोण था, ये एकांतर कोण है, तो ये वाला भी 30 अंश ही होगा। काफ़ी डिटेल्स हमने लिख दी। डिटेल्स यही से ही देख के इसमें लिखनी है, जो भी आपको अच्छा लगे डिटेल्स सब भरते चले जाइए, चित्र अच्छा बना रहे और ये डिटेल्स भरी रहे, उसके बाद फिर काम शुरू कर सकते हैं। त्रिभुज ABD में करेंगे, त्रिभुज ABD में आपको पता है कोण यहाँ पे 30 है, आधार x पता है, ऊंचाई 14 पता है, तो लंब और आधार हमको पता है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे tan लगाएंगे। कोण हमारा 30 अंश से था, और लंब का नाम देखेंगे AB है, आधार का नाम BD है, तो हमने लिखा AB बटे BD। tan 30 का मान 1/√3 हमको पता है, AB का मान हमने देखा था यहाँ पे 14 है,
और इसका x हमने मान के रखा था। तो हमने 14 लिख दिया, यहाँ पे x लिख दिया, x का इधर गुणा करा दिया x, इसका इधर गुणा करा दिया 14√3 मीटर। ओके, तो क्वेश्चन में एक चीज़ और भी दिया गया था, √3 का मान 1.732 होता है। तो हम वहाँ पे इसका यूज़ हम बाद में करेंगे, फ़िलहाल इसको ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि हमको अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है h की मतलब वैल्यू निकालना। त्रिभुज AEC में हम लिखेंगे tan 60 अंश। tan ही क्यों? क्योंकि हमको लंब पता है और आधार x पता है, यहाँ वाला x ही तो है। तो CE हमें पता है और EA ये पता है। tan 60 का मान कितना होता है? √3 होता है। CE का मान हमने h रखा था, ये वाला h रखा था, और इसका मान हमने x रखा था। इसका इधर गुणा करा देंगे तो √3x बराबर h हो जाएगा। हम लिखेंगे x का मान रखने पर हमें h बराबर √3 गुणते 14 √3 मिल जाएगा, जो कि x की वैल्यू थी। तो √3 का गुणा 3 हो जाएगा, गुणते 14 हो जाएगा, 14 दूनी 28, 14 त्रिक 42 मीटर हमको मिल जाएगा h का वैल्यू। अब उसके बाद हम आखिरी पायदान पे आ चुके हैं। तो हमारे पास जो हमसे पूछा गया था पहाड़ी की ऊंचाई, तो हम लिखेंगे पहाड़ी की ऊंचाई हम लिखेंगे कितना? CD बराबर हमारे CD जो है वो h + 14 था, तो h है 42 + 14 तो 14 ही है, ये 6 हो रहा है, ये 5 हो रहा है, 56 मीटर हो रहा है। पहाड़ी की जहाज़ से दूरी, उसकी जहाज़ से दूरी यानी कि पहाड़ी की जहाज़ से दूरी, पहाड़ी की जहाज़ से दूरी, और ये हो जाएगा अपना ये वाला जो है BD, ये हो जाएगा 14√3, और 14 का मान अब हम √3 का मान 1.732 रखेंगे और गुणा करा देंगे और हमारा उत्तर मिल जाएगा। 14 दूनी 28 का 8 हाथ से लगे 2, 14 दूनी 28, 14 त्रिक 42, 42 2 6, 42 2 44 का 4 हाथ से लगे 4, 14 सते 98 होता है, 98 4, 98 में 2 जोड़ेंगे 100, 2 102, 102 हाथ से लग जाएगा 10, और 14 कम 14 और 10 जोड़ने पर 24, इतना हो गया। 3 अंकों पे दशमलव लगाना ही है, तो 24.248 मीटर हो जाएगा पहाड़ी की ऊंचाई। तो ये एक आंसर हो जाएगा, दूसरा आंसर तो आपको 56 मिला ही है, तो 2 आंसर मिल जाएंगे। और इसमें फिगर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आपको ध्यान में आ गया, डिटेल्स आप वहाँ से देखकर भर लेंगे, और हमेशा थोड़ा सा इस काम करना होता है। क्वेश्चन में पूरे में बस इतना छोटा सा काम यहाँ पे करना होता है और आंसर आ जाता है। कुछ बड़ी लफड़े वाली बात नहीं रहती है, सारा लफड़ा रहता है इसे डिटेल्स में लिखने में। डिटेल्स तो क्वेश्चन को देख कर के ही भरते चले जाएंगे। नंबर अधिक पाना है तो डिटेल्स भरना सीख लीजिए, और ये कोई मेहनत का काम नहीं है, सारा कुछ क्वेश्चन को देख करके जो भी भरना चाहे भरते रहें। जितनी डिटेल्स डाल सकते हैं डालते रहिए, अच्छी राइटिंग में डालिए, काम हो जाएगा। और एक बार फिर से हम आपको याद दिला दें कि अगर आपने लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। बस याद दिलाना पड़ता है, मैं पहले याद नहीं दिलाता था, मुझे याद रहता था, मैं बस वीडियो बनाता था और बस। अब थोड़ा सा ज़्यादा ही हो रहा है। अगला जो क्वेश्चन है वो एक खिलौने से संबंधित है। खिलौना, तो खिलौने में क्या है कि एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है जिस पर एक लंबवृत्तीय शंख अध्यारोपित है। तो ये तो बहुत सिंपल सा है भाई, आपके किताब में भर के है, या अरिहंत वाली उठा लीजिए, उसमें बहुत सारा यही क्वेश्चन है। शंख की ऊंचाई 2 है, आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए। यदि एक लंबवृत्तीय
बेलन इस खिलौने के परिगत हो तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 लीजिए। कितना खतरनाक क्वेश्चन बना दिया इन्होंने। हालांकि से क्वेश्चन को इतने साथ मेहनत करके इन्होंने खतरनाक बना दिया है। तो समझो, ये है अर्धगोला, उसके ऊपर रखा है शंकु। शंकु की ऊंचाई है 2 और आधार का व्यास है, ये पूरा है 4, त्रिज्या हो जाएगी 2। ठीक है। और अगर इन्होंने एक बेलन बना के रखा है ऐसे परिगत, तो इस बेलन का जो है बेलन का और खिलौने का आयतनों का अंतर ज्ञात करना है। तो बढ़िया काम है। डिटेल्स को लिखना शुरू किया जाए। 6 का ग नंबर क्वेश्चन है। जो हमारा ठोस खिलौना है वो अर्धगोले के ऊपर लंबवृत्तीय शंकु रखकर बनाया गया है। तो हम लिखेंगे खिलौना अर्धगोले के ऊपर शंकु को रखकर बनाया है, यह की बात है। और हमें दिया गया है शंकु की ऊंचाई और आधार का व्यास। तो हम यहाँ लिखेंगे शंकु के आधार का व्यास, वो हमारा है कितना, 4 सेंटीमीटर। तो हम लिख लेते हैं आधार की त्रिज्या, जो कि हो जाएगा r बराबर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ओके। और हमको दिया गया है इसकी ऊंचाई दी गई है ना, ऊंचाई दी गई है शंकु की ऊंचाई, वो h बराबर 2 ही सेंटीमीटर है। गुड। यहाँ पे लिखेंगे फिर अर्धगोले की त्रिज्या, वो भी r बराबर 2 ही सेंटीमीटर रहेगी। और ठीक है, अब हम यहाँ पे निकालेंगे खिलौने का व्यास। खिलौने का व्यास नहीं, आयतन। इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन क्या है, ये होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई r क्यूब। तो 1/3 पाई की वैल्यू हम अभी कुछ नहीं रखेंगे, लास्ट में देखेंगे। r की वैल्यू कितनी है, वो है 2, उसकी घात 2 हो जाएगी। h की वैल्यू है 2 प्लस 2/3 पाई के माने से ही रखेंगे और ये 2 की घात 3 हो जाएगा। तो ये 1/3 रहने दीजिए, पाई रहने दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो रहा है, प्लस यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8 हो रहा है, 8 दूनी हम यहाँ पे 16 कर लेंगे। 16/3 पाई ही कर देते हैं, 8 कम 8/3 पाई प्लस 16/3 और यहाँ पे पाई। और ये जब 3 बराबर है तो जुड़ जाएगा, 16 और 8 जुड़ जाएगा, 16 8 24 पाई हो जाएगा। ठीक है, ये 3 से 3 8 24 भी होता है, तो हमको 8 पाई मिल जा रहा है खिलौने का आयतन। अब हम 3.14 रख देंगे, पाई का मान 3.14 हमको दिया था इस क्वेश्चन में ही। तो 8 गुणते 3.14 गुणा करा लेते हैं। पहले हम पाई के मान नहीं रखेंगे क्योंकि रखने पे लफड़ा भी बढ़ जाएगा।
कोई कट ही नहीं रहा है। तो हम गुणा कराएंगे। हमारे पास 8 था, 3.14 हमने रखा ही था। 8 चौक 32, हाँ से लगे 3, 8 कम 8 3 11, हाँ से लगे 1, 8 3 24 1 25, 2 अंकों पे दशमलव। तो ये 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। मैं इसे दोबारा क्यों लिख रहा हूँ, एक ही बार लिखना चाहिए था। खिलौने का आयतन हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अभी क्या कह रहे हैं कि यदि एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो, ठीक है, तो हमको यहाँ पे लिखना है यदि बेलन खिलौने के परिगत हो, खिलौने के परिगत हो, जैसा कि हमने यहाँ पे बना के ही रखा है, तो इसकी भी त्रिज्या वही हो जाएगी, बस ऊंचाई को हमको थोड़ा अच्छे से समझाना होगा आपको। तो हम लिखेंगे बेलन की त्रिज्या वो r बराबर हो जाएगा 2 ही सेंटीमीटर हो जाएगा। ऊंचाई, इसकी ऊंचाई तो इसको h1 ले लेते हैं, या फिर हाँ इतना ही काफ़ी रहेगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई तो 2 थी, आपने सही समझा। इसकी त्रिज्या 2 है, वही त्रिज्या नीचे भी जाएगी, ठीक है, वो भी 2 रहेगी। तो हम एग्जैक्टली कह सकते हैं कि 2 + 2 बराबर आप कह सकते हैं 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हम यहाँ पे लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन जो कि हो जाएगा पाई r² h। तो पाई का मान तो अभी हम कुछ रखेंगे नहीं, r की जगह 2 की घाते 2 और गुणते h की वैल्यू 4 मिल गई थी। पाई 2 दूनी 4 हो रहा है, 4 4 चौके 16 पाई हमको मिल रहा है, ठीक है। तो 16 पाई यहाँ पे मिल गया। अभी यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, हमको क्या निकालना है, बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेलन और खिलौने के आयतन का अंतर। बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर क्या होगा। देखिए जो आपका बेलन का आयतन है वो है 16 पाई माइनस। अब देखिए यहाँ पे आप खिलौने का अगर आयतन ये रखेंगे तो काफ़ी लफड़ा बढ़ जाएगा, कौन इतना झेले। हम अगर 8 पाई लिख देंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमारे पास 8 पाई था, हम 8 पाई लिख लेते हैं। 16 में से 8 गया, 8 पाई ही मिलेगा, यानी जो हमारा अंतर मिलेगा वो क्या होगा 25, क्योंकि हमने फिर से वही गुणा ही करना है ना। तो अगर अच्छा ठीक है 25 मत लिखो, 8 गुणते 3.14 लिख दो और वही वाला फिर से छाप के लिख दो 25.12 सेंटीमीटर क्यूब, यानी वही आयतन फिर से हमको मिल जाएगा। तो ये काफ़ी सिंपल है घटाना, क्या कि आप अगर उसको घटाएंगे तो देखिए आपको दशमलव अगर अच्छे से लगना है, मतलब अपन यहाँ पे गुणा करेंगे 16 से फिर घटाएंगे, तो उससे अच्छा है कि ऐसे कर लिया जाए। आसान तरीका हमने आपको बताया इसको घटाने का, ठीक। तो आप ये कह सकते हैं, काम हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये भी आपका आंसर ही है, ये भी आपका आंसर ही है, ठीक है, हो गया। और देखो यार एग्ज़ाम में अब अगला जो क्वेश्चन है उसमें सांख्यिकी से 10 नंबर के क्वेश्चन तो आने तय ही हैं, ठीक है। तो आप 10 या फिर 10 नंबर के क्वेश्चन आने तय हैं, तो आप इनमें तो पढ़ के ही जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि इसी पेपर में आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिल जा रहे हैं। एक तो ये सांख्यिकी से हो गया जो कि के नंबर का है, 1 नंबर का है, ठीक है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन। 4 नंबर का ये क्वेश्चन आपको पिछले साल मिल चुका है, 4 नंबर का इधर मिल चुका है, तो 4 4 8 1 9 तो हो गया है, और इधर तो नहीं मिलेगा बट पीछे हो सकता है क्या सांख्यिकी से कोई और सवाल। 10 नंबर का तो पक्का, ये देखो 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे मिल चुका है, तो 10 नंबर के क्वेश्चन तो पक्के आने ही हैं सांख्यिकी से। तो आपको तो इतना समझ के रखना ही है कि 10 नंबर का क्वेश्चन आपको यहीं पे सामने ही देखने को मिल जा रहा है, तो इतना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ये। माध्य माध्यिका बहुलक के फार्मूले आपको याद होना चाहिए, माध्य निकालने के जो 3 तरीके होते हैं वो आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो चलो देखो ये देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित कक्षा में विद्यार्थियों के द्वारा गणित में प्राप्तांक निम्नलिखित हैं, माध्यिका ज्ञात करनी है इसकी। ठीक है, तो इस टेबल को पूरा तो उतारना नहीं है, लेकिन मतलब हमको अपने तरीके से इसको कॉपी में उतारना है। तो चलो देखते हैं क्या करना होगा। तुम कहो चांद चौकोर कर दे, रात कर दे गुलाबी गुलाबी, इसमें कोई नहीं है खराबी। तो यार प्राप्तांक उपतांक लिखना है इधर, विद्यार्थियों की संख्या लिखना है। ठीक है, लिखते हैं ला 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 ला, कितना तक है? 70 तक है ना। तुम कहो चांद चौकोर कर दे। हो गया। यह प्राप्तांक मतलब विद्यार्थियों की संख्या लिखनी है अभी। यार जब अपनी कॉपी रहती है ना उसमें मतलब लाइन वाली, तो उसमें अच्छा बनता है, ये तो बहुत गंदा बनता है। गिन के भी बना सकते हैं, यहाँ पे तो गिन के ही नहीं बना सकते, तो थोड़ा सा तिरछा में अच्छा हो जाता है। बट हम कोशिश करते हैं कि एक अच्छा तरीका बनाएं। तो यार माध्यिका के लिए पहले फार्मूला लिख लेते हैं। माध्यिका के यहाँ पे फार्मूला कहाँ लिखे? यहाँ पे लिख लेते हैं माध्यिका। माध्यिका ठीक है, माध्यिका बराबर L प्लस n बाई 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ये होता है। इसमें CF क्या है? संचयी बारंबारता है, संचयी बारंबारता। ये कैसे मिलेगा? चलो इसको 2 छाप लो और इस 2 और 10 को जोड़ दो। 2 + 10 बराबर 12, और 12 ये वाला 12 और ये वाला 12 जोड़ दो 24, और इस 24 में 15 जोड़ दो भैया। 24 + 15 9 3, हाँ जी, इस 39 में ये जुड़ जाएगा 13, 9 3 12 हासिल 1 और 3 1 4 1 5 52। इस 52 में अब जोड़ दो 8 को, यहाँ प्लस था, और ये 60 हो जाएगा। और इस 60 में इस 4 को जोड़ दो 64। गुड। तो यहाँ पे एक लाइन क्या खींच दें हम, ठीक रहेगा कि नहीं? बिल्कुल हाँ, एकदम अच्छा है। यहाँ पे तो बिल्कुल भी n बराबर ये जो गिनती मिली है इन सभी को जोड़ने के बाद वही 64 होगी। अब यहाँ पे हमें n/2 निकालना होगा। ओ ठीक है, n/2 64/2, 3 2 3 6 2 2 4 32 हो गया। ओके, तो 32 को खोजना होता है, खेल होता है बहुत यहाँ पे। अच्छा, तो 1 और 2 अंक यहाँ पे है, 2 के बाद 3 4 5 6 7 तक, 12 तक यहाँ तक है, 12 के बाद 13 14 15 16 17 18 24 तक यहाँ पे है, 24 के बाद 25 26 27 28 39 तक यहाँ पे है। तो 32 भी यहीं पर शामिल होगा। तो ये 32 भी हमारा यहीं पे होगा। इसके सामने वाला जो होता है वो F होता है, और इसके अंदर ये माध्यिका वर्ग होता है, और ये वाला होता है CF। पेंसिल से लिख सकते हो। तो ये हो गया माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग जो कि था हमारा 30 से 40। ठीक, इसमें निम्न सीमा जो है, निम्न सीमा वो L होती है जो कि है 30, और जो इनका अंतर होता है वो H होता है। मैं यहीं पे लिख देता हूँ H जो कि 10 है, अंतर 10 है।
और जो हमने f लिखा था वो तो 15 लिखा ही था, और जो CF लिखा था वो तो ये CF है 24, ठीक, वो 24 ही हमारा CF है। सारी चीज़ें हो चुकी, बस इस पे आपको रख देना है। तो हमारा जो माध्यक कहा जाए या फिर माध्यिका कहा जाए, उसके फार्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। L की वैल्यू 30 मिली थी, ये वाला 30, प्लस n/2 64 का आधा 32 मिला था, माइनस CF 24 है, F 15 है, इंटू H 10 है। गुड। यहाँ पे क्या करेंगे, घटा देंगे। 12 में से 4 गए ना 8, 8 8 8 ही होगा ना, 8 4 12 8, 2 में से 2 क्या ख़त्म, 13, बढ़िया 15, सॉरी यहाँ पे 10 है, और 3 से काट दें, 3 5 15, नहीं 5 से काट देते हैं, 5 3 15, 5 2 नहीं है 10, 8 2 16 बटे 3 दिखाई दे रहा है, 30 प्लस 16 बटे 3। ओके, तो इसको भाग करना होगा, ये कितनी बार जाएगा, 30 प्लस 3 से भाग करेंगे अगर 16 को, तो हमको मिल जाता है 3 5 15, 1.0, 3 3 9, फिर 3 3 9, बार बार वही जाएगा, तो यहाँ पे 5.33 हम कह सकते हैं, इतना काफ़ी रहेगा। जोड़ने के बाद 30 5 35.33, ऐसा हम कह सकते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। माध्यिका हमारी यही होगी। तो यहीं पे हम ख़त्म करते हैं आज की ये अपनी वीडियो, और कैसा लगा कमेंट करके बताना, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ में। तो बढ़िया, मिलते हैं।